कला है। आप समझ गए, दो अलग अलग विभिन्न टीचर जो होते हैं उनको अगर सेम कंटेंट दिया जाए तो वो अलग अलग तरीके से अपने कंटेंट को पढ़ाते हैं और उनके पढ़ाने के स्टाइल को ही हम आर्ट कहेंगे। कुछ ऐसे टीचर्स होंगे जिनकी बात आप एक बार में याद कर लेंगे और कुछ ऐसे टीचर्स होंगे जो 10 बार भी एक कॉन्सेप्ट को बुलाएंगे तो आपको लगा रहे यार कितना बोरिंग करके बता रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रही है, ऐसे आपको याद होगा। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है स्कूल एक्टिविटी। स्कूल एक्टिविटी जो होता है बच्चों, उसको हम दो हिस्से में बांटेंगे। एक जो होता है वो शैक्षिक और एक है सहशैक्षिक। शैक्षिक ऐसे विषय हैं जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, जो कि कोर सब्जेक्ट्स हैं आपके, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस, मैथ, लाइब्रेरी। आप बचपन से देखते आ रहे होंगे कि ये सारे विषय जो है जिनको आप सो कॉल्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझते हैं, लेकिन जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे तो आपको लगेगा जितना शैक्षिक ज़रूरी है उतना ही सहशैक्षिक ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों मिलके ही किसी बच्चे का पूर्ण रूप से विकास करता है, 360 डिग्री डेवलपमेंट करता है। ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चे का तभी होगा जब वो शैक्षिक और सहशैक्षिक। अगर कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है लेकिन वो दुनियादारी समझ ही नहीं पा रहा है, उसको अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, या वो जब बोलता है तो वो बहुत एक्सट्रीम प्रेशर में आ जाता है, तो आने वाले समय में ये संभव है कि उसको एंग्जाइटी हो जाए, डिप्रेशन हो जाए, या अन्य किसी भी टफ सिचुएशंस के लिए वो रेडी ना हो। तो एक स्कूल का जो 10 साल 12 साल का पूरा प्रक्रिया होता है वो एक बच्चे को ऑल राउंड डेवलपमेंट करना होता है, उसके मानसिक विकास से लेके उसके नॉलेज तक का विकास जो है वो एक स्कूल करता है। तो आप याद रखें कि एक यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बनता है कि आप ऑनलाइन प्रक्रिया में आप बच्चे को क्या नहीं सिखा सकते, तो वो है को स्कॉलरिस्टिक, सहशैक्षिक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक हमने किया था आर्ट ऑफ टीचिंग। दूसरा टॉपिक जो हमने किया तो वो किया स्कूल एक्टिविटी, शैक्षिक, सहशैक्षिक। और तीसरा अब आता है कि जब बच्चे ने शैक्षिक पढ़ाई भी कर ली और सहशैक्षिक पढ़ाई भी कर ली, तो अब एज अ टीचर हम उसका इवैल्यूएशन कैसे करेंगे। तो इवैल्यूएशन की प्रक्रिया जो होती है वो दो प्रकार से की जा सकती है। आप चाहे तो उसका मापन कर सकते हैं या उसका आकलन कर सकते हैं। मापन मतलब किसी भी चीज़ को बिल्कुल नंबर के फॉर्मेट में ले आना, वो बच्चा कैसा भी हो, लेकिन अगर उसने 45% नंबर लाए तो वो पढ़ने में अच्छा नहीं है। अगर वो 90% अंक लाता है वो बच्चा पढ़ने में तेज है। तो मापन प्रक्रिया आज के डेट में स्क्रैप कर दी गई है। नई शिक्षा नीति के हिसाब से, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से मेजरमेंट जो है वो सही प्रक्रिया नहीं है जिससे आप किसी बच्चे का आकलन करें। हालांकि आकलन का जो अब बेटर वे है वो है असेसमेंट। आकलन जो है अब वो थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरा एक एनुअल प्रक्रिया है जिसमें कि फॉर्मेटिव 1, फॉर्मेटिव 2 होता है, उसके बाद समेटिव्स होते हैं, उसके बाद फिर फॉर्मेटिव 3, फिर फॉर्मेटिव 4 और फिर जो है वो समेटिव 2 होता है। तो ये जो है ये सारी प्रक्रिया के थ्रू एक बच्चे को जाना पड़ता है और तब उसका असेसमेंट होता है। तो आई होप कि इंट्रोडक्शन टू असेसमेंट यू आर क्लियर विद, इंट्रोडक्शन टू असेसमेंट यू आर क्लियर विद व्हाट इज मेजरमेंट आकलन, और मेजरमेंट मापन और आकलन जो है वो ये दोनों चीज़ें और ये दोनों जो टर्म्स हैं इससे आप वाकिफ हो गए होंगे। मैंने इसी दौरान एक बात आपको और बताई बच्चों कि इवैल्यूएशन आप जांचेंगे कहाँ। तो इवैल्यूएशन की प्रक्रिया जो है वो जांची जाती है छात्र पर। छात्रा मतलब कि स्टूडेंट के ऊपर जो है उसके बिहेवियर में क्या बदलाव आया है, जैसे इस क्लास को करने से पहले और इस क्लास को करने के बाद आपके स्वभाव में क्या बदलाव आया है, आपके बिहेवियर में क्या बदलाव आया है, आपके नॉलेज में क्या बदलाव आया है, ये मेजर करेगा और यही है आकलन, असेसमेंट। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या हम आगे बढ़े? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 11 participants. 12. No, one is me. One more. Okay. चलिए, let's move ahead. आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के दौरान जब हमने ये समझ लिया बच्चों, तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। ये सारे जो टर्म्स हैं आपने अपने कॉपी में मेंशन कर लिया होगा, अपने से नोट्स बनाए और नोट्स को एक बार रिवाइज ज़रूर करें, क्योंकि क्लास के दौरान आपको लगता है कि टीचर सब कुछ समझा देता है, लेकिन जब तक आप उस टॉपिक का रिवीजन नहीं करते हैं और खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक शायद जी दीपक कहिए। दीपक आप टेक्स्ट कर सकते हैं, नहीं तो म्यूट कर लीजिए।
या तो आप म्यूट कर लें या टेक्स्ट कर लें, वरना मुझे इधर से म्यूट करना होगा, क्लास में आवाज़ आती रहती है। चलिए, आपको अगर कुछ भी पूछना हो तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, या आप चैट बॉक्स में लिख दें, मैं आप तक पहुंच जाऊंगी, उसको वो क्वेश्चन पहुंच जाएगी। तो मूल्यांकन क्लियर है, मूल्यांकन करना क्लियर हो गया। अब आते हैं शिक्षण अधिगम, टीचिंग लर्निंग, ठीक है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है, टीचिंग अभी आपने जाना शिक्षण, है ना, शिक्षण जो कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है। टीचिंग जो है वो एक प्रोसेस है, लर्निंग एक प्रोसेस है। तो अब हम देखेंगे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या गुण है जो एक टीचर के हैं, और कैसे हम जानेंगे कि लर्निंग होती है। इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, बच्चों की लर्निंग दो प्रकार से की जाती है। एक होता है एक्टिव लर्निंग, और एक होता है पैसिव लर्निंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से फिर हमारा बहुत सारा टीचिंग मेथड्स निकल के आता है, जिसमें कि डिमॉन्स्ट्रेटिव वे, उसके बाद लेक्चर मेथड, बहुत सारे टीचिंग मेथड्स जो है वो उसका इवैल्यूएशन, उसका ओरिजिन जो है वो यहीं से है। तो टीचिंग जो है, लर्निंग का प्रोसेस दो प्रक्रिया है, एक तो एक्टिव वे में आप किसी भी लर्नर को पढ़ा सकते हैं, और या फिर पैसिव वे में। जब आप वन वे लेक्चर डिलीवरी करते हैं तो जहाँ पे आपका जो सामने वाला है, जो लर्नर है, वो धीरे धीरे सिर्फ सुनता रहता है। बुलेट टाइप्स होता है कि वन साइडेड आप एक इन्फॉर्मेशन जो है किसी बच्चे को देते जाते हैं, तो वो वहाँ पे लर्नर जो है वो क्या हो जाता है, वो पैसिव हो जाता है, वो रुक जाता है। लेकिन अब जो मॉडर्न या फिर नई एजुकेशन पॉलिसी है, और वेस्टर्न एजुकेशन खास करके जो है, उसमें ये बताया जा रहा है कि हमें लर्नर को एक्टिव रखना है, एक्टिव माहौल में रखना है। इसीलिए आप देखते होंगे कि आजकल का जो क्लासरूम सेटअप्स भी होता है, वो ट्रेडिशनल सेटअप्स के अलावा अब सर्कुलर फॉर्मेट में होता है। आजकल जो टीचर्स भी होते हैं वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं, ताकि बच्चे जो हैं वो टाइम टू टाइम अपना कैसे बताएंगे बच्चे। जैसे ऑनलाइन प्रक्रिया अभी जो हम कर रहे हैं, क्या वो लेक्चर मेथड है या इंटरैक्टिव? तो ये जो है ये डेफिनेटली एक एक्टिव मेथड है। और जब हम ऑनलाइन पढ़ते हैं तो इसका बेनिफिट क्या है कि आपके पास एक माइक का बटन है जिसको आप म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं, और इसकी मदद से आप अपने आप को एक्टिव बना सकते हैं, या आप पैसिवली मेरे बात को सुन सकते हैं। तो जब आप इंटरैक्टिव होते हैं टीचर के साथ, तो ये एक एक्टिव माहौल है। एक्टिव माहौल जो है वो लर्निंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो लर्नर जब एक्टिव माहौल, ये शोध में भी पाया गया है कि जब किसी बच्चे को हम एक्टिव माहौल में रखते हैं, इंटरैक्टिव रखते हैं सेशंस को, तो वहाँ की लर्निंग हायर होती है, बेहतर होती है। और जब किसी पैसिव माहौल में रखते हैं तो वहाँ पे लर्निंग जो है वो काफ़ी स्लो होती है। ये हम धीरे धीरे आने वाले क्लास में अलग अलग मेथड्स को, जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव मेथड आप देखते होंगे इंजीनियरिंग में, या फिर आपके घर में ही बहुत बार कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आप ऑर्डर करते हैं जिसका एक डेमो दिखाया जाता है। ये जो डेमो क्लास का वर्ड आपने सुना है, ये डिमॉन्स्ट्रेट से ही बना है। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब है किसी चीज़ को एक्टिव, जैसे सपोज आप इंजीनियरिंग में है, वहाँ एक मशीन ला के रख दिया जाए, या आप स्कूल में जब होंगे तो आप अपने लैब में जाते होंगे और माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ स्लाइड्स रख के चेक करते होंगे। तो वो बच्चों क्यों किया जा रहा था? क्या आपको माइक्रोस्कोप लाइफ में कभी दोबारा देखने का मौका मिलता? नहीं। वहाँ आपको एक नए कॉन्सेप्ट को नए तरीके से, डिमॉन्स्ट्रेटिव तरीके से दिखाया जा रहा था। तो स्कूल में वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव मेथड यूज़ किया जाता है। लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि अभी भी मोस्टली जो क्लासेस होते हैं वो पैसिव मोड पे ही होते हैं, और ये लाजमी भी है बच्चों, इसलिए क्योंकि आज अगर 500 बच्चों को मुझे एड्रेस करना है तो उसको इंटरैक्टिव बनाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और जब इतने वास्ट टॉपिक्स को हम कवर करते हैं, जैसे कि मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, लाइब्रेरी साइंस ही हो, तो उस केस में अगर हम वन वे लेक्चर डिलीवरी नहीं करेंगे तो शायद हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो आज के डेट में हम लोग मिक्स्ड मेथड्स का यूज़ करते हैं, जहाँ कुछ सेशंस हम लोग जो है वो एक्टिव मोड पे बच्चों के साथ रखते हैं, इंटरैक्टिव रखते हैं, कुछ डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं, या बहुत सारे केस स्टडीज़ होते हैं, फोकस ग्रुप डिस्कशंस होते हैं जो आप धीरे धीरे सीखेंगे। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे मेथड यूज़ किया जाता है जहाँ पे लर्नर जो है पैसिव मोड पे होता है, टीचर वन साइडेड डिलीवरी करता है। और यहाँ भी दो मेथड होते हैं। एक मेथड हो जाता है सिंगल टीचर, एक होता है टीम टीचर, जहाँ 2-3 टीचर
मिलके आपके क्लास को लेते हैं। लेकिन ये दोनों ही केस में ऐसा नहीं है कि 3 टीचर हो गए तो मेथड एक्टिव हो गया, वहाँ मेथड पैसिव ही है, लेकिन टीचर्स जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व और इंगेजिंग हो जाते हैं। खैर ये एक अलग प्रोसेस है। वापस आते हैं फिर से हम शिक्षण अधिगमन, जो आज हमारा अंतिम टॉपिक है आज के लिए। तो शिक्षक मतलब टीचिंग और लर्निंग की जो प्रक्रिया है, शिक्षण और अधिगम की जो प्रोसेस है, उसमें 2 चीज़ होती है, एक तो एक्टिव और एक पैसिव। अब हमें करना क्या है कि एक्टिव मेथड जब होगा तो आप ध्यान रखेंगे जब कि यहाँ पे एक होता है रटना, रटना याद कर लो, और एक होता है समझना। समझना आपको क्या बेहतर लगता है? आप प्लीज़ बताएं मुझे। फिर से मैं पूछती हूँ आपको, अगर मैं बोलूँ कि सुनो मैं ये नोट्स दे देती हूँ, ये रट लेना, क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या आप रटना पसंद करेंगे? ये मेथड पसंद आएगा या आपको अच्छा लगेगा कि हर चीज़ आपको समझाए? जी समझना बेस्ट है। समझना बेस्ट है, एग्जैक्टली। यही बच्चों, यही शिक्षण का प्रोसेस है जहाँ लर्निंग में हम समझने और समझाने की बात करते हैं। पठन पाठन की पूरी प्रक्रिया जो है वो समझाने की है, लेकिन ये कह के आप भाग नहीं सकते हैं, आपको रटना भी पड़ेगा। जब मैं आपको क्लास ले लूँ तो आपको उस नोट्स को रटना भी पड़ेगा, लेकिन अब आप समझ के रटेंगे, ना कि रट के समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो रटना और समझना, रटना जो है इसको हम रोट मेमोरी कहते हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगी फर्दर क्लास में, आप देखते होंगे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के क्लासेस में जो है रोट मेमोरी का यूज़ किया जाता है। टीचर बार बार एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार बोलता है, ABCD को 10 बार बोलता है, अलग अलग मेथड्स के थ्रू वो ABCD को ही याद कराता रहता है। तो वहाँ की क्या जा रही है, वहाँ रिपीटेशन ऑफ सिंगल टॉपिक किया जा रहा है। और जहाँ पे टीचर रिपीटेटिव मेथड को यूज़ कर रहा है, बार बार एक ही टॉपिक को लगातार बोल रहा है, दैट मीन्स कि वो रटने के मेथड को यूज़ कर रहा है, वो रोट मेमोरी को यूज़ कर रहा है। और मेमोरी बेस्ड टेक्निक हमारे ट्रेडिशनल पारंपरिक शिक्षण में भी सबसे इम्पॉर्टेंट था। पहले के ज़माने में भी जो गुरु शिष्य की जो पढ़ाई होती थी, वहाँ शिक्षक या गुरु जो होते थे वो बैठते थे और बार बार लगातार किसी एक टॉपिक के ऊपर अपने ज्ञान को डिलीवर करते थे, और ये रोट मेमोरी मतलब वो रटने और समझने का ही आधार होता था। तो मुझे लगता है कि आप ये भी टॉपिक याद रख पाएंगे कि रटना बेहतर है या समझना, अंडरस्टैंडिंग या मेमोरी बेस्ड लर्निंग, कि आपको किसी चीज़ को मेमोराइज कराया जाए। तो आप क्या लिखेंगे? क्या आप रटने को हमेशा बुरा बोलेंगे? नहीं। लोअर लेवल जहाँ के स्टूडेंट होते हैं, मतलब जो एंटिटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग में जो भी बच्चे होंगे, मतलब जो भी स्टूडेंट ये कोर्स कर रहे हो, उनको ये समझना ज़रूरी है कि 3 साल से लेके 6-7 साल तक के जो भी बच्चे हमारे पास होंगे, 3 साल से लेके 6 साल तक के जो भी बच्चे होते हैं, उनको पहले तो हम लोग याद कराते हैं रोट मेमोरी के थ्रू। किसी भी एक टॉपिक को लगातार और बार बार जब रिपीट किया जाता है तो बच्चों के दिमाग में वो कॉन्सेप्ट चला जाता है। जैसे ए कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ए बच्चे को आपको लर्न कराना पड़ेगा। लगातार बार बार आप एक ही चीज़ को बोलते रहेंगे तो बच्चा उस चीज़ को याद करता है। तो रोट मेमोरी जो है वो बचपन में, चाइल्डहुड में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जहाँ से बेस बन जाता है। लेकिन एक बार जब किसी टॉपिक को आप लर्न कर लेते हैं और धीरे धीरे हायर एजुकेशन की तरफ मूव करते हैं, जब आप 6, 7, 8, 9, 10 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपकी पढ़ाई जो है वो रिफ्लेक्टिव लेवल पे चली जाती है। मैं भारी भारी टर्म्स आपको यूज़ करके आज पहली क्लास में डराना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अब बस इतना समझें कि लर्निंग जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक जहाँ आप सिर्फ रटते हो और एक जहाँ समझते हो। तो समझने की भी जब आप में कैपेसिटी आती है तभी आप सेकेंड लेवल पे जाते हैं। तो आई थिंक ये यहाँ तक आज आप क्लियर होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस क्लास में आपको कुछ बेसिक चीज़ समझ में आई होगी। मैं एक बार और आपको बता दूँ, सो फार हमने अभी तक किया शिक्षण एक कला, ठीक है। दूसरी चीज़ जो हमने सीखी वो सीखी कि स्कूल एक्टिविटी 2 प्रकार की होती है, एक शैक्षिक और एक सशैक्षिक। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो हमने सीखा शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अभी मैंने इंट्रोडक्शन शुरू किया है, ये प्रोसेस अभी टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस अभी शुरू हुआ है बच्चों। इसमें अगले सेशन में हम नेक्स्ट जब भी आप क्लास रखना चाहें, मंडे या ट्यूसडे आप कर लें, क्योंकि ये क्लास बिल्कुल निःशुल्क IITS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्किल्स की तरफ से दी जा रही है। ये इस क्लास सिर्फ आपको इसलिए दी जा रही है कि हम दिल से चाहते हैं, हमारा पूरा टीम दिल से ये चाह रहा है कि हमारे यहाँ से कुछ बच्चे कम्पीट करें। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले जो भी वैकेंसीज़ हो उसमें आप इसको सीरियसली लें
और आप compete करें, अच्छी सरकारी नौकरी पाए, हमारा नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, यही हमारी प्रसन्नता है और शायद यही हमारी गुरु दक्षिणा। तो आगे बढ़ते हैं। ये टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को मैंने आपको समझाया कि रटना और समझना कब होता है, क्या रटना कम ज़रूरी है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लोअर एज ग्रुप के बच्चों के साथ आप सिर्फ यही टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझने की जब बात आती है, सीनियर क्लासेस में आप किसी को रटा नहीं सकते, क्योंकि बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वहाँ पे समझना, अंडरस्टैंडिंग, एनालाइज करना, कंप्रीहेंड करना। जब हम आने वाले समय में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको अप्लाई कहाँ करना है, कि कहाँ पे हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना है, कहाँ पे हमें नॉलेज की ज़रूरत है, कहाँ हमें यूज़ करना और कहाँ हमें करना है। आप ज़रूर में भी तो आज क्लास में मैं वहाँ क्लास शुरू कर पहले, उसके बाद कुछ आज के क्लास से होंगे तो कोशिश करूँगी कि किसी का दोनों ही ग्रुप यहाँ है और ठीक है, शुरू करें जोर शोर से हमारे के लिए आज से ही शुरू करें हाँ सर, क्या करवा रहे आवाज घालून वगैरे हाँ का किती सुंदर आवाज चला कहाँ पे होगा ये वीडियो रिकॉर्ड मस्त हाँ 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 तो देखो ना अभी तो दे ही रहा था तेरा वीडियो ये सब आ गया होगा।